अलग अलग टाइप के जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उनको हम स्टडी करेंगे। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये तो एक कॉमन टर्म है, बाकी मान लो कि किसी मटेरियल का आपने एक वायर बनाया और उसको लेंथ वाइज खींच रहे हो, तो उसके लिए फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग डिफाइन होगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए जिसका वॉल्यूम कम किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओगे तो उसका अलग नाम रखेंगे। अगर किसी बॉडी के ऊपर आपने शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया और उससे शेयरिंग स्ट्रेन उसमें डेवलप हो रहा है तो उनका जो रेशियो निकल के आता है उसको हम अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, तो उनके नाम अलग अलग होते हैं अभी। ठीक है, तो हम अलग अलग जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप को अलग अलग स्टडी करेंगे। इसमें पहला टाइप है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई भी टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो फॉर्मूला एक ही रहता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई भी टाइप का हो फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस स्ट्रेस का टाइप बदलता जाएगा और स्ट्रेन का टाइप बदलता जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं तो वो टाइप्स बदलते जाएंगे। जैसे मैं आपको यंग्स मॉडुलस के लिए बताता हूँ। मान लो कि एक सिलेंड्रिकल वायर है और इसके ऊपर आप कुछ लोड अप्लाई कर रहे हो, कुछ लोड अप्लाई किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया जिससे इसको खींचा जा रहा है, जिससे इसकी लेंथ डेल्टा एल से इंक्रीज हो गई। इनिशियल लेंथ मान लो एल है तो इसकी लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ? डेल्टा एल से इंक्रीमेंट हो गया। एफ फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किया और मान लो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए के बराबर, तो इसके अंदर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा? कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा इसके अंदर? नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस भी आप इसको बोल सकते हो। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। और कौन सा स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप होगा? तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेंथ वाइज खींच रहे हो ना इसको, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये स्ट्रेन डेवलप होगा इसके अंदर। और इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब इन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एफ बाई ए, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल। थोड़ा सॉल्व कर लो। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाएगा एफ एल, एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा इधर, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के अंदर वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बनते हैं, तो ये अच्छे से याद कर लेना। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब मैं इसके कुछ स्पेशल केस आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एक तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको जैसे ये सारी वैल्यूज दे देगा, यंग्स मॉडुलस पूछ लेगा मटेरियल का, या यंग्स मॉडुलस भी दे देगा, इनमें से डेल्टा एल पूछ लिया या ए पूछ लिया, एफ पूछ लिया, कुछ भी एक चीज पूछ लेगा, वो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया भाई। वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। कई बार पूछता है कि मान लो कि ये कोई वायर है और जब हमने इसके ऊपर T1 टेंशन अप्लाई किया, खींचा इसको, टेंशन अप्लाई किया, टेंशन फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो T1 टेंशन के ऊपर आपको इसकी लेंथ नजर आई L1। L1 इसकी इनिशियल लेंथ नहीं है। जब आपने इसको खींचा, लोड अप्लाई किया, इसके ऊपर टेंशन T1 जनरेट किया इसके अंदर, तो इसकी जो लेंथ आपको नजर आ रही है खींचने के बाद में वो है L1। और जब आपने T2 टेंशन, थोड़ा लोड बढ़ा के टेंशन को और बढ़ा दिया, T2 टेंशन पे इसकी आपको लेंथ नजर आ रही है मान लो L2। तो पूछेगा ओरिजिनल लेंथ बताओ कितनी थी। अब ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, जो ओरिजिनल लेंथ है L वो बराबर होती है L1 T2 माइनस L2 T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सीधा ये फॉर्मूला चिपकाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक वायर है, उसकी इनिशियल लेंथ इतने टेंशन फोर्स के ऊपर इतनी थी और बाद में इतने टेंशन फोर्स पे इतनी हो गई, तो बताओ उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है। तो ओरिजिनल लेंथ तो कुछ और होगी ना, क्योंकि खींचने के बाद की जो लेंथ है वो बता रखी है आपको, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके ओरिजिनल लेंथ उसकी कैलकुलेट कर लेनी है। पहला जो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, पहला जो इसका स्पेशल पॉइंट है वो बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। कई बार आपको ये बोलेगा कि एक वायर है वो अपने ही वेट से खींच रहा है, तो बताओ कि उसमें कितना लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। तो लेंथ में अगर चेंज कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, डेल्टा एल को इधर ले आओ, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या आएगा? एफ एल अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ये स्पेशल केस है, इसमें वायर अपने ही वेट से खींच रहा है, अलग से फोर्स अप्लाई नहीं किया जैसे यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ये एफ वो फोर्स होता है जो एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ तो वायर भाई भारी वायर तो अपने ही वेट से खींचेगा, थोड़ा बहुत खींच जाएगा ना थोड़ा सा,
भारी वायर है, मोटा वायर है, मान लो खिंच गया अपनी लेंथ अपनी वेट से, तो कितना खींचेगा वो आपको पूछा जाएगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब वायर अपने ही वेट से खींच रहा है तो ये माना जाएगा कि इसका जो टोटल वेट फोर्स है वो इसके सेंटर पे लग रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है। ऊपर वाले सिरे से कितनी दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास? L/2 डिस्टेंस पे होगा। ये टोटल लेंथ L है ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/2 डिस्टेंस पे होगा, सेंटर पे। ठीक है, जो वेट फोर्स है इसका mg जिसको हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे एज्यूम करेंगे हम mg। इसका मास अगर m है तो mg फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स है वो कौन सा लगेगा? mg। और ये जो mg फोर्स है ये कितने वायर को खींच रहा होगा? तो सेंटर ऑफ मास से ऊपर वाला वायर देखना आपको, कितनी लेंथ का है वो? L/2। वैसे तो पूरा वायर ही खींचेगा, लेकिन थोड़ा सिंपल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम वेट फोर्स एज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई नीचे वाला वायर है उसके ऊपर तो वेट फोर्स लग नहीं रहा है, किस पे लग रहा है? इस ऊपर वाले हाफ पोर्शन पे लग रहा है, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं हम लोग। तो L/2 लेंथ के ऊपर लगेगा वेट फोर्स, तो L की जगह क्या लेना पड़ेगा? L/2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा L इक्वल टू फोर्स की जगह लिख दो mg और L की जगह लिख दो L/2 डिवाइडेड बाई AY। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये है अपने ही वेट से एलोंगेशन, एलोंगेशन में तो खिंचाव, अपने ही वेट से वायर कितना खींचेगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। कई बार आपको मास की जगह, वायर के मास की जगह इसकी डेंसिटी गिवन होगी, तो डेंसिटी अगर आपको गिवन है तो मास आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके निकाल सकते हो, तो उससे कैलकुलेशन करने पे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कर सकते हैं ऐसा। इस वायर का जो वॉल्यूम है उसको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, वो वैल्यू पुट करके आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा स्पेशल केस ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट, इसके लिए एक टर्म और हम डिफाइन करते हैं। ये वायर जब खींचेगा ना तो इसके लिए एक टर्म और डिफाइन की जाती है जिसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है? फोर्स कांस्टेंट का मतलब है कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो किसी भी वायर के ऊपर इसको खींचने के लिए, तो वायर पे कितना फोर्स हमने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है। फोर्स डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ, इसी को हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। जैसे एक वायर है उसके ऊपर लोड अप्लाई किया, F फोर्स से इसको खींचा गया, मान लो F वो लोड फोर्स है जो इसको खींच रहा है, और डेल्टा L क्या है? इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट है, तो F अपॉन डेल्टा L का ही नाम क्या है? फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो कई बार आपको फोर्स कांस्टेंट पूछेगा तो समझ जाना F बाई डेल्टा L पूछ रहा है। अब ये कहाँ से लेके आएंगे? यहाँ से देख लो, F बाई डेल्टा L को क्या लिख सकते हो? F बाई डेल्टा L यानी कि फोर्स कांस्टेंट बराबर होगा YA बाई L। यंग्स मॉडुलस आपको गिवन होगा, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा होगा और लेंथ ऑफ द वायर बता रखी होगी, और आपको फोर्स कांस्टेंट पूछेगा तो F अपॉन डेल्टा L इज इक्वल्स टू YA बाई L, ऐसे लिख के सॉल्व कर देना, क्या दिक्कत है? या तो आपको F बताए और डेल्टा L बताए, इससे सॉल्व कर लो। ये नहीं दे रखा होगा तो ये तीनों चीजें दे रखी होंगी, इससे सॉल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है? इसी फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज करके लिखा है, F अपॉन डेल्टा L किसके बराबर होगा? तो Y इंटू A, और ये L अपॉन में आ जाएगा तो YA अपॉन L बन गया। ठीक है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो यंग्स मॉडुलस है वो ना तो स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा ना स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। दो ही चीजों के ऊपर यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता है, मटेरियल और टेम्परेचर। बाकी वायर की लेंथ क्या रखी है हमने, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेस पे भी डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेन पे भी डिपेंड नहीं करता, तो ये सारी चीजें तो आप भूल जाओ। किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना यंग्स मॉडुलस होगा किसी भी मटेरियल का। ठीक है, वो अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन डिपेंड नहीं करता है यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर, ये नहीं बोलना है कभी भी। ठीक है, आया समझ में?